बेटाओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ब्रिज बॉन्ड्स बनाने के अलावा एक प्रॉपर्टी और शो करते हैं, ये बैक पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। बैक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या होता है, बैक पाई बॉन्ड कब बनेगा, कुछ कंडीशन हम स्टडी करते हैं। अगर मेरे बेटाओं किसी भी दो एटम के बीच अगर ऑलरेडी एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान देना आप लोग, एक मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। अगर इसमें कोई एक ऐसा एटम है जिस पर एम्प्टी ऑर्बिटल हो और दूसरा एक ऐसा एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ऐसा हो जिस पर लोन पेयर हो, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम मतलब जिनके बीच ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है ना, उनमें क्या है, एक एटम पर लोन पेयर है, ज्यादा भले ही हो पर कम से कम एक हो, और दूसरे एटम पर एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, मींस बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा जी उतना ही मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस कंडीशन में जिस पर लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर को दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके शेयर करने की कोशिश करता है, या यो कहें इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके सामने बने हुए हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं, जिससे कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पॉलीज लॉ को फॉलो करेगा और मिलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन दो ही रहेंगे। इस तरह बने हुए इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, दैट इज इस तरह बने हुए इस बॉन्ड को जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बन रहा है, इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। ये तो कंफर्म हो गया, आपको ने बताया हुआ है, इसके बाद जो बॉन्ड बनता है अगला पाई है। लेकिन इस तरह के इस पाई बॉन्ड को जो कोऑर्डिनेट नेचर का होता है, मतलब इसमें एक लोन पेयर दूसरे एम्प्टी ऑर्बिटल को दिया जा रहा है, इस स्पेशल पाई बॉन्ड को हम नाम देते हैं बैक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? बैक पाई बॉन्ड। ये बैक पाई बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट नेचर का होता है। कोऑर्डिनेट नेचर से मतलब है कि इसमें एक अपना पूरा डोनेट करेगा, एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। ओके बेटा? यस सर इसमें सेंट्रल एटम कोई भी नहीं, अभी यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा, दो एटम है, दो में अगर एक एटम पे लोन पेयर है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक लोन पेयर दे सकता है, डोनर है, एक ले सकता है ना बेटा? ओके सर। तो उस समय यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड क्या कहा जाएगा? वो बैक पाई बॉन्ड कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा बेटा? बैक। अब यहाँ पर मैं इसके साथ साथ आप लोगों को, जैसे हम केवल पाई बॉन्ड कहते हैं, बैक टर्न नहीं लगाते बेटा, पूरा पेयर देगा, तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा से बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाँ, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, आपको याद हो कि एनी ऑर्बिटल, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे मॉलिक्यूलर हो, हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड, मैक्सिमम कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो नया ऑर्बिटल बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा के बाद बन रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड कहेंगे। ये पाई बॉन्ड में इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक एटम से आ रहे हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट नेचर का है, तो हम इस तरह के पाई बॉन्ड को बोलते हैं बैक पाई बॉन्ड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो दोनों एटम से एक एक आए, इक्वल शेयरिंग हो सकता है कि नहीं बेटा? यस
वेरी गुड। तो मैं इस पार्ट को अलग से मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझ लो कि अगर मान लो एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों के बीच ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड है, इस पर एक ऑर्बिटल है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इस पर भी एक है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लें तो इनके मिक्स होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? यस सर। Yes, sir. तो एक बॉन्ड के बाद जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? पाई। पर ये केवल पाई बॉन्ड है, इसके आगे हम बैक टर्म नहीं लगाएंगे। ये क्या है? पाई। और एक किस नेचर का है? ये कोवलेंट नेचर का है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई है ना बेटा? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। लेकिन चाहे कोवलेंट नेचर का हो चाहे कोऑर्डिनेट नेचर का हो, नॉर्मली तो ये पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, इसको भी कुछ लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे, वो बता दो। पाई बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों में अगर एक ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों हाफ फील्ड है या एक फुल फील्ड एक एम्प्टी के बीच का है, कोवलेंट नेचर का है चाहे कोऑर्डिनेट नेचर का है, अगर पाई बॉन्ड में दोनों ऑर्बिटल एटम के जो हैं वो p और p हैं, क्या है बेटा? p और p ऑर्बिटल, तो हम इन्हें बोलते हैं p पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? p पाई का मतलब दोनों के p ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाए हैं। मैंने बताया था पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा? साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से। स्टार्टिंग का वीडियो याद है आपको? यस सर। Yes, sir. अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग बेटा p और d के बीच में हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं p पाई d पाई बॉन्ड, चाहे बैक बॉन्डिंग हो चाहे नॉर्मल पाई बॉन्डिंग हो, तो उसको हम p पाई d पाई बॉन्ड बोल देते हैं। ऐसे ही अगर d और d के बीच हो रहा है तो हम उसको d पाई बॉन्ड बोल देते हैं। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. वेरी गुड। आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो सब लोग कि पैरेलल ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल में या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं होती, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बैक पाई बॉन्डिंग की वापस से। फिर बैक पाई बॉन्डिंग पे आते हैं हम, कोऑर्डिनेट नेचर का है उसकी बात करते हैं स्पेशल। तो यहाँ पर आपको हम कुछ बात बता दें बहुत अच्छे से। पाई बॉन्ड जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, चाहे वो बैक पाई बॉन्ड हो चाहे नॉर्मल पाई बॉन्ड हो, इस पाई बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशन है। पहले तो पाई बॉन्ड की समझो कंडीशन जो दोनों पर अप्लाई होंगी, और वो क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और बैक पाई बॉन्ड, that is I want to say for lateral overlapping, साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए सिग्मा बॉन्ड शुड बी शॉर्टर। सिग्मा बॉन्ड छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड छोटा होगा तो दोनों एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं, p के साथ t, जो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे वे एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तभी ओवरलैपिंग होगी। और नजदीक कब आएंगे? जब सिग्मा बॉन्ड छोटा होगा, दोनों एटम पास पास होंगे। या आप ये कह सकते हो, और एटॉमिक साइज, जो एटम जुड़े हुए हैं आपस में, उनका साइज जो है वो शुड बी स्मॉलर, शुड बी लेसर, तो कम होना चाहिए। ओके बेटा? हो तो एटम कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे, तभी तो पास पास आ पाएंगे। बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अगर सिग्मा बॉन्ड बड़ा हुआ, मतलब सिग्मा बॉन्ड जिन एटम के बीच बना हुआ है वो एटम्स बड़े बड़े हुए, तो उन दोनों के जो पाई, जो p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड,
जो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे वो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो उनके बीच में फिर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, साइड वाइज वैली पहले से ही वीक होती है, तो वहां पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो चाहे नॉर्मल पाई बॉन्ड हो, चाहे यहाँ पर बैक पाई बॉन्ड हो, पाई बनेगा तो लेटरल ओवरलैपिंग से, और लेटरल ओवरलैपिंग के लिए दोनों ऑर्बिटल्स का पास पास होना बहुत जरूरी है। मतलब सिग्मा बॉन्ड छोटा होना चाहिए, या यह कहें एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए। बट एटॉमिक साइज छोटा कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू या उस बॉन्ड की लेंथ हम याद करके कंपेयर करें बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप याद रखें। इसको अप्लाई करने के लिए होना क्या चाहिए वो तो समझ में आ गया। तो ट्रिक ये है कि दो एटम्स जो आपस में सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, इनके बीच में अगर ये पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो मेरे बेटाओ इनमें एक एटम, कोई सा भी एक एटम शुड बिलोंग किससे किससे होना चाहिए भाई, सेकंड पीरियड हेलोजन। नहीं, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट सारे छोटे होते हैं, तो कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए एक, कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ए हो, मतलब ए या बी में से कोई भी एक एटम सेकंड पीरियड का हो, और दूसरा एटम जो है वो शुड बिलोंग टू सेकंड और थर्ड पीरियड, सेकंड से या थर्ड से हो। फोर्थ और फिफ्थ वाला भी हो सकता है, बट वहां पर बैक बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाती है, अनइफेक्टिव हो जाती है। ओके बेटा हो, Yes, sir. मतलब अगर दोनों ही थर्ड पीरियड के हुए या दोनों ही फोर्थ के हुए तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एक तो सेकंड का चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। दूसरा आइटम सेकंड का तो वेरी गुड, और अगर थर्ड का है तो थोड़ा वीक होगा, फोर्थ का तो और वीक होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड की कंडीशन इन फोर्थ और बिलो पीरियड बिकम्स नेग्लिजिबल। ये इतनी कम हो जाती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा हो, Yes, sir. मतलब हम ये कह सकते हैं पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम छोटे हों, मत क्योंकि जिससे उनके ऑर्बिटल्स पास पास होंगे और लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. तो ये अब तक हमने बात की वो पूरी पाई बॉन्ड्स के लिए की, मतलब दोनों के लिए। अब हम बैक पाई बॉन्डिंग के लिए कुछ बात करते हैं। बेटा वो करें? Yes, sir. चलो फिर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट टाइप की बैक पाई बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन जरूरी हो गई? वन एटम शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल एंड अदर शुड हैव लोन पेयर। ये कंडीशन है आपके सामने। एक एक्सेप्टर होना चाहिए, एक डोनर होना चाहिए। पहले से सिग्मा बॉन्ड जो है वो छोटा होना चाहिए, मतलब एटम छोटे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ, अब बैक पाई बॉन्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं हम। एक्सटेंट ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, मतलब बैक पाई बॉन्डिंग का एक्सटेंट, या यूं कहें कि बैक पाई बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी या उसकी स्ट्रेंथ बैक पाई बॉन्ड की, वो बेटा वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है, मतलब पाई बॉन्ड बनने के चांसेस कम होते हैं। कब कम होते हैं? नंबर वन, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो बैक पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, उसका एक्सटेंट, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ओके बेटा हो, और ये एटॉमिक साइज वाली बात मैंने यहाँ पे कर ली है। बात समझ में आ गई? Yes. नंबर टू, ऑन इंक्रीजिंग, कब होता है बेटा, कब कम होता है? ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
lone pairs at acceptor, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस पर एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ साथ अगर लॉन पेयर आना शुरू हो जाएंगे तो दूसरे के लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि उसका लॉन पेयर आने वाले लॉन पेयर को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इसीलिए जो लॉन पेयर ले रहा है, जो एक्सेप्टर है, उस पर लॉन पेयर जितने कम होंगे उतना वो जल्दी दूसरे का लॉन पेयर ले लेगा, जितना उस पर ज्यादा होंगे उतना कम ले पाएगा। उस पर लॉन पेयर नहीं होगा तो बहुत अच्छा एक्सेप्टर होगा, वो जल्दी से लॉन पेयर ले लेगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दो चीजों से इनकी इफेक्टिवनेस, एक्सटेंट को आप इफेक्टिवनेस भी कह सकते हो, इफेक्टिवनेस पाई बॉन्ड की कम होती है। तो चलो मैं यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी लिख देता हूँ। एक्सटेंट और इफेक्टिवनेस पाई बॉन्ड की जो है वो इन दो चीजों से कम होती है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर पाई बॉन्डिंग होती है तो उससे क्या हो सकता है। पाई बॉन्ड कब होता है तो समझ में आ गया, कब कम ज्यादा होगा ये समझ में आ गया, बैक पाई बॉन्डिंग नॉर्मल पाई बॉन्ड का डिफरेंस क्लियर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मेन इश्यू ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड अगर होता है तो उस पाई बॉन्ड से क्या क्या फर्क पड़ सकता है मॉलिक्यूल पर, है ना बेटा? Yes, sir. तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अब इफेक्ट्स ऑफ बैक पाई बॉन्ड। अगर ये बैक पाई बॉन्ड किसी में होता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बैक पाई बॉन्ड से क्या क्या फर्क पड़ते हैं, ये आप लोग नोट करोगे। हम डिटेल में इसकी स्टडी आगे एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। सबसे पहला फर्क तो ये पड़ता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में गेट चेंज। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो मे बी चेंज, लेकिन मैंने कहा मे बी चेंज, मैं गारंटी नहीं कह रहा हूं कि चेंज होगी। ओके बेटा हो, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि सर हमें पता कैसे लगे कंफर्म चेंज होगी कि नहीं होगी, तो ये बात भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। मेरे एक बार ध्यान देना बेटा हो, बिल्कुल मेरे साथ बेटा हो। हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए फॉर्मूला क्या किया था शुरू में, कैसे पता करते हैं, क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस pi bond। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते थे और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कैलकुलेट करते थे, है ना बेटा? यही करते थे ना? यस सर। वेरी वेरी गुड। तो मेरे बेटाओ ये जो बैक पाई बॉन्ड में एक्सेप्टर और डोनर है, इन पे आप ध्यान दो। डोनर बैक पाई बॉन्ड में लॉन पेयर दे देगा, अगर उसने लॉन पेयर नहीं दिया होता तो लॉन पेयर हम काउंट करते ना बेटा? और जब वो दे देगा लॉन पेयर तो लॉन पेयर देने के बाद तो काउंट नहीं करोगे, अब तो गायब हो गया। तो जो डोनर है उस पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की नंबर चेंज हो जाएगी ना लॉन पेयर कम ज्यादा होने से। यस सर, कम हो इस वेरी गुड, इसका मतलब ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो मे बी चेंज हम कह रहे हैं उसमें अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि डोनर के लिए कंफर्म हो गया कि चेंज्ड हो जाएगी, है ना? क्योंकि लॉन पेयर कम ज्यादा हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर, ज्यादा भी हो सकता। अरे लॉन पेयर जब दे देगा तो उसके बाद कम होगा कि ज्यादा होगा भाई? जब डोनर का मतलब लॉन पेयर देने सर वाला है कम ना, ही जब होगा दे नहीं देगा। आप। यस सर, सर आप कह नहीं रहे कम ज्यादा हो जाएंगे तो? मैं कह रहा हूँ कम होगा यहाँ पर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस केस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो कंफर्म होगी, चेंज हो ही जाएगी ना डोनर की तो। यस। हाँ, अब बेटा एक्सेप्टर की बात करो तो एक्सेप्टर जो है इसके पास पहले जितने सिग्मा और लॉन पेयर थे उतने अभी भी है, सिर्फ अंतर क्या हुआ है, पाई बॉन्ड ही तो बढ़ गया है। पहले पाई बॉन्ड नहीं था, पाई बॉन्ड बन गया है ए पर, और पाई बॉन्ड तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा और लॉन पेयर काउंट करते हैं बस। Yes.
है ना बेटा। तो इसका मतलब एक्सेप्टर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज। तो आप इसको हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में, बैक पाई बॉन्डिंग में जब बैक पाई बॉन्ड बनता है तो इसके इफेक्ट्स में आप ये कह सकते हो कि डोनर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा चेंज होती है, एक्सेप्टर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर आप एक्सेप्टर और डोनर नहीं कहना चाहते हो तो आप कहोगे कि मे और मे नॉट बी चेंज, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और कंफर्म कहना चाहते हो तो आपको एटम को बताना पड़ेगा कि वो डोनर है या एक्सेप्टर है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब इस पर हम देखते हैं दूसरा फर्क क्या पड़ता है बैक पाई बॉन्डिंग से। तो आप लोग समझदार हो बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डोनर की चेंज होगी, एक्सेप्टर की तो होगी नहीं। तो इसलिए मैं ओवरऑल यहां लिख देता हूं कि बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट बी चेंज। ये आपको देखना पड़ेगा, जिसकी हाइब्रिड स्टेट चेंज हो रही है वहां चेंज हो जाएगा, जिसकी चेंज नहीं हो रही है वहां चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नंबर थर्ड, एक बात और क्लियर है, जब भी बैक पाई बॉन्ड बनेगा मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड की नंबर बढ़ गई। अब एक बॉन्ड से दो बॉन्ड हो गए, पहले एक सिग्मा था, अब एक सिग्मा एक पाई, दो बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब हो गया दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने से एटम्स पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी ना बेटा। तो बैक पाई बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ऑलवेज डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हम लास्ट में करेंगे सारे फैक्टर्स पढ़ने के बाद में। कितना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. और लास्ट इफेक्ट और है इसका बैक पाई बॉन्डिंग का जो हमेशा होता है, एक तो लेंथ हमेशा कम होती है, और दूसरा हमेशा जो काम होता है वो क्या है बेटा, वो है कि जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते हैं तो एटम्स के बीच अट्रैक्शंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगली बात हम लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, मतलब मॉलिक्यूल आयन जो भी है जिसमें पाई बॉन्ड हो रहा है, बैक पाई बॉन्ड बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, No, sir. तो ये समझ में आ गया बैक पाई बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मल पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड नॉर्मल या बैक पाई बॉन्ड कोई भी हो उसके लिए साइड छोटा होना जरूरी है। इसके अलावा बैक पाई बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डोनर की हमेशा चेंज होगी, क्योंकि लॉन पेयर की नंबर कम हो जाएगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कम हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बैक पाई बॉन्ड बनने से सिर्फ पाई बॉन्ड बढ़ रहा है जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। उस एक्सेप्टर पर लॉन पेयर या सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं वो उतने ही रहेंगे। कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कुछ, जहां पर ये बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल्स या मॉलिक्यूल की शेप चेंज होगी। तो आप यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में बी चेंज्ड। तो अगला इफेक्ट क्या है इसमें, पांचवा लिखते हैं आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको बोल दिया है। आप पांचवा लिखोगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में बी चेंज्ड। अब मे भी क्यों कह रहा हूं कि अगर वो पाई बॉन्ड इफेक्टिव हुआ, प्रॉपर इफेक्टिवनेस उसके अंदर है तो चेंज हो जाएगा, और वो प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है, वीक रहा, ज्यादा बड़े आइटम्स के बीच का हुआ, तो वहां पे हो सकता है शेप पे कोई फर्क ना भी पड़े। ठीक है बेटा? हो Yes, sir. चलो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, इस पार्ट को इरेज कर दूं। Yes, sir. वेरी
अब हम एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेंज कैसे होता है वो देखेंगे, और स्टेबिलिटी किस तरह इंक्रीज होती है वो भी देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है। देखो बेटाओ, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। अगर आपसे मैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बॉन्ड लेंथ, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं आपसे, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड इन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड BF4 माइनस, इन दोनों में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। बताओ BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बड़ा होगा या BF4 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बड़ा होगा। अगर आपसे मैंने मान लो इस क्वेश्चन ने यही पूछ लिया आपसे पहले एग्जांपल में, ये क्वेश्चन है, आप ये मान लो। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो देखो अब हम कैसे देखेंगे, ध्यान देना। अब आपको बहुत आसान सी बातें हैं, मैं आपको बता के चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ, समझना। मैं पहले बात करता हूँ BF3 की। BF3 में हम लोग जानते हैं जो बोरॉन है, इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 और 2p1, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन S से P में आ जाए, तो आप लोगों को पता है क्या होगा बेटा। तो उस केस में S में 1 रह जाएगा, P में 1 आ जाएगा, और ये बोरॉन की स्टार लगा दिया, मतलब एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस बोरॉन पर हाइब्रिडाइजेशन से जो बनेंगे ऑर्बिटल ऑफ 3, वो तीनों को हम क्या नाम देंगे? तीनों को नाम देंगे sp2 sp2 sp2। ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन से 3 ऑर्बिटल बन गए, एक ऑर्बिटल p का खाली बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये तीनों क्या है? sp2 sp2 sp2। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके पास में आएगा बेटा फ्लोरीन का एटम। फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन में होता है 2s2, और फिर होते हैं P में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ये हाफ फील्ड है P, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. अब क्या होगा इस बोरॉन पर, ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, रेड मार्कर से बनाया है, एक फ्लोरीन से, और ये इनके बीच में बन जाएगा क्या? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, है ना बेटा? ये बन गया एक सिग्मा। ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन से दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज जुड़ेगा और दूसरा फ्लोरीन जुड़ जाएगा, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरे फ्लोरीन से सेम वही कंडीशन बनेगी, यहाँ पर ये आपका ये आके जुड़ जाएगा हाइब्रिडाइज, तीसरा बॉन्ड आके जुड़ जाएगा फ्लोरीन का। इस तरह 3 बॉन्ड जुड़ गए। तीनों बॉन्ड फ्लोरीन से जुड़ जाने के बाद 3 फ्लोरीन एटम से, ये 3 फ्लोरीन एटम्स लिए मैंने, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये पहला फ्लोरीन। ठीक है भाई? यस। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इनकी ओवरलैपिंग को हम शो कर सकते हैं क्या? sp2p ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें sp2 ऑर्बिटल किसका था? वो था बोरॉन का, और p किसका था? फ्लोरीन का। इतना क्लियर हो गया? अब आपको पता है इसके बाद भी बोरॉन पर एक p बच गया, खाली ऑर्बिटल बच गया बेटा, p एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया ये वाला बोरॉन पर। आया ना? तो बोलो भाई। यस सर, यस। अब आपको पता है कि हर फ्लोरीन पर आपके 3 लोन पेयर हैं, देख लो, 1 2 3, ये हर फ्लोरीन पे होंगे सेम कंडीशन। तो यहाँ पर अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई भी फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे सकता है, कौन सा देगा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे होता क्या है, कभी ये अपना लोन पेयर देता है एम्प्टी ऑर्बिटल में, कभी ये देगा, कभी ये देगा। मतलब इस बोरॉन पर हम ये बना सकते हैं
जबकि ये कंफर्म है कि बोरॉन पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, बट एक बैक पाई बॉन्डिंग डॉटेड लाइन बना रहे हैं। डॉटेड का मतलब तीनों के बीच में, किसी के बीच में भी हो सकता है, तीनों के बीच में लगातार घूमता हुआ भी हो सकता है, कभी ये फ्लोरीन, कभी वो फ्लोरीन, कभी ये फ्लोरीन। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस बी और एफ का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर से मतलब ये है कि हमारा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड के इफेक्ट आ गए, क्योंकि इसमें बैक पाई बॉन्डिंग हो गई। और बैक पाई बॉन्डिंग क्यों हो गई? क्योंकि एक पर लॉन पेयर था देने के लिए, एक पर एम्प्टी ऑर्बिटल था। और मेरे बेटा जी दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों ही छोटे एटम हैं, मतलब इनके बीच का पाई बॉन्ड इफेक्टिव होगा। और डबल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब है अट्रैक्शन दोनों एटम के बीच में बढ़ गया, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब आप BF4 माइनस को देखो, तो BF4 माइनस में बेटा बोरॉन पर 4 फ्लोरीन जुड़ गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा जी। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड का मतलब बोरॉन के चारों ऑर्बिटल काम आ गए। इस बोरॉन पर अब कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अगर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो फ्लोरीन के लॉन पेयर वो नहीं ले पाएगा, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग नहीं होने का मतलब है कि इसमें प्योर सिग्मा बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा बैक बॉन्डिंग? क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर नहीं है तो ये जो बॉन्ड होगा वो आपका प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें प्योर सिंगल का डबल बॉन्ड से कम अट्रैक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। वो बॉन्ड लेंथ इज मोर देन दैट इन BF3। अब बात समझ में आ गई बेटा? यस। तो आपने क्या देखा कि बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं हुई, पहले भी sp2 थी, अभी भी sp2 है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो एक्सेप्टर है, उसने लॉन पेयर लिया है, और एक्सेप्टर की कभी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है, अभी लिखवाया ना आपको मैंने। और डोनर एटम जो है उसकी चेंज हो जाती है। अगर ये सेंट्रल एटम होता तो ये तो सेंट्रल एटम है ही नहीं, इसीलिए इसकी भी चेंज नहीं हुई। तो जो मैं आपको लिखवा रहा था मे और मे नॉट बी चेंज, आपको ध्यान रखना है कि डोनर की चेंज भी तब होगी जब डोनर पर पहले से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो। तो इस पर तो पहले से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं है, तो डोनर है बट ये पहले से ही हाइब्रिडाइज्ड नहीं था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आप अपने उस पॉइंट को और प्यूरिफाई कर सकते हो कि डोनर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तभी चेंज होगी जब वो सेंट्रल एटम की तरह काम भी कर रहा हो, दैट इज पहले से हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर पहले से ही वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है तो उसकी चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अनहाइब्रिडाइज्ड इसलिए नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं तो बाद में भी कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से हमने देखा कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमसे बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती है, हमसे ज्योमेट्री पूछी जा सकती है। sp3 में ये टेट्राहेड्रल रहेगा, ये अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, बाकी सब चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ क्या चेंज हुई है? लेंथ। इसलिए मैंने कहा था बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेज इन पाई बॉन्ड ना। एंगल चेंज हुआ यहाँ पर, एंगल अभी भी वही sp2 में जो होना चाहिए, अभी भी 120 है, पहले भी 120 था। ओके बेटा हो? Yes. तो हमेशा क्या चेंज होता है? बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट बी चेंज। आगे बढ़े। Yes. तो आगे हमें इसमें फर्दर बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं बैक पाई बॉन्डिंग के, ये इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बेटा हो हम लोग कल अब इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? ओके। Yes. यस सर। कल बैक पाई बॉन्डिंग के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके चलेंगे हम। बस ये ध्यान रखना कि
जो डोनर है वो सेंट्रल एटम होगा तो ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगी। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो वहां जो पॉइंट लिखा है आप उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डोनर की ऑलवेज चेंज नहीं होगी, तब चेंज होगी जब वो सेंट्रल एटम हो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। अब हम कल मिलेंगे, इतना ढंग से याद करके रखना। Thank you, sir. ओके बेटा, और भी एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में लेंगे। बाय बाय।